तो गाइस हमने लास्ट क्लास में एग्रीकल्चर के जो प्रॉब्लम्स थी उसको ख़त्म करने के लिए 2 पॉइंट्स पढ़ने चाहे थे, लेकिन 2 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे। पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो था लैंड रिफॉर्म्स, ये हमने फिनिश कर लिया था। इसके बाद लैंड सीलिंग इसमें आया था, एबोलिशन आया था, इसमें बहुत कुछ आया था कि लैंड रिफॉर्म्स ने कैसे कैसे हेल्प की और उसको जो जमींदार थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने उसका कैसा फायदा उठाया, कैसे कैसे लॉज को अपने कंट्रोल में किया। और जो गवर्नमेंट ने अच्छे के लिए लॉज बनाए थे लेकिन उसका फायदा उठा के देश का नुकसान किया। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे, सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे उसका, एग्रीकल्चर के उसके अंदर ये जो रिफॉर्म्स थे, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसकी आज पूरी क्लास लग जाएगी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस बारे में आपने ध्यान रखना है। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जो बुक में लिखा हुआ है वो आपने सेम वही पढ़ना है कि इससे पहले पहले क्या प्रॉब्लम्स थी, एग्रीकल्चर के ऊपर लोग डिपेंड थे, अनएम्प्लॉयमेंट थी, प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। कैसे करना है? इसको क्या कहते हैं? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ग्रेन्स की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे? ड्यू टू द यूज ऑफ, मेन चीज इसमें आती है HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, कि अच्छे सीड्स जिसकी यील्ड ज्यादा हो, यील्ड मतलब कि जिसकी पैदावार ज्यादा हो, जिसकी फर्टिलिटी ज्यादा हो, तो वो वाले सीड्स को यूज करना है, पूरे होल स्केल पे पूरे इंडिया में यूज करना है, जिससे क्या हो कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हमारे देश में इंक्रीज हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज द स्पेक्टेकुलर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमारी गवर्नमेंट ने 1950 में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई जिसमें हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स आए थे। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो जब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आई तो हुआ क्या? देखो बेसिकली 3-4 पॉइंट्स आते हैं। एक तो आता है सीड्स या HYV सीड्स, पढ़ लो आप। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है इरिगेशन फैसिलिटीज को अच्छा करना, और तीसरा इसमें आता है फर्टिलाइजर्स को यूज करना। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये 3 चीजों में हमने काम करना है कि अच्छे सीड्स दो, इरिगेशन पानी की फैसिलिटी, जो इरिगेशन खेतों के लिए पानी की जो कैनाल्स एंड नालियां बनानी है बहुत अच्छी होनी चाहिए, ट्यूबवेल अच्छे होने चाहिए। उसके बाद फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब उनको किसानों को दो, क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं था, उनके पास अवेयरनेस, अगर पैसा था तो अवेयरनेस नहीं थी कि फर्टिलाइजर से भी हम लोग अपनी पैदावार, अपनी फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3-4 पॉइंट्स किसानों को दो ताकि हमारे देश की फूड ग्रेन की प्रोडक्शन क्या हो, अच्छी हो। जब हमारा देश फूड ग्रेन मतलब अनाज उसमें अच्छा हो जाएगा तो हमें बाहर से फूड ग्रेन नहीं लेके आना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, अपने देश में बनाएंगे, अपने देश का खाएंगे। और जब हमारा देश का बना हमारे देश में ही खपत होगा तो हम, हमारी डिपेंडेंस बाहर के देशों पे कम हो जाएगी, तो हमारे देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा और हमारे देश की तरक्की होगी। तो ये गवर्नमेंट की सोच थी। तो पहला काम इसमें हुआ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो इसके क्या बेनिफिट्स थे? दीज सीड्स कैन बी यूज्ड इन दोज प्लेसेस वेयर देयर आर एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। जहां पे ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई ज्यादा होगी, मतलब इरिगेशन, बेसिकली ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई का मतलब होता है इरिगेशन से। तो जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी, ज्यादा होंगी, वहीं पे ये वाले सीड्स यूज किए जा सकते हैं। लेकिन जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज बेकार होंगे, ट्यूबवेल्स कम होंगे, वाटर सप्लाई कम होंगे, कैनाल्स कम होंगे, नालियां कम होंगी, ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम बेकार होगा, वहां पे ये वाली सीड्स यूज नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब ये यूज हुए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंक्रीज कर दी हमारी प्रोडक्टिविटी को। एज कंपेयर टू other ordinary seeds, these seeds need heavy doses of chemical fertilizers. इनको क्या चाहिए था? एक तो ड्रेनेज और वाटर सप्लाई अच्छी चाहिए थी, ऊपर से हैवी डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स दो तरह के होते हैं बेसिकली,
एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसको मैन्योर भी कहते हो, खाद भी कहते हो आप लोग, जो काउ डंग से तैयार होती है, और एक होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, इसमें केमिकल्स डाल के तैयार की जाती है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अच्छा स्टेप जरूर था, लेकिन सिर्फ वहीं पे कामयाब था जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हो और जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का जो किसान खर्चा उठा सकते हैं उन्हीं के लिए थी ये। So to derive the benefit of high yielding on seeds, Indian farmers need to have reliable irrigation facilities and financial resources. तो कह रहे हैं अगर इनको आपने यूज करना है तो इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए और आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, तो बेसिकली तभी होगा। लेकिन जिन्होंने इसका यूज किया, जिन जिन शहरों में, जिन जिन गाँव में इसका यूज हुआ, जिन जिन स्टेट्स में इसका यूज हुआ, वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एकदम से इंक्रीज हो गई, जैसे पंजाब, तमिलनाडु वगैरह वगैरह। तो वहां पे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और पैदावार फूड ग्रेन्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 2 फेजेस। तो बेसिकली 2 फेजेस बांटे गए ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, सक्सेस के लिए। फर्स्ट फेज था मिड 60s एंड 70s, मिड 60s एंड मिड 70s, मतलब 1965-66 के आसपास, 65-66 के आसपास, और 1975-76 के आसपास। मिड 60s एंड मिड 70s का टाइम था एक, और दूसरा टाइम था जी मिड 70s एंड 80s का टाइम। तो इन 2 फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन की आपकी तरक्की हुई, सक्सेस हुई। कैसे? इन द फर्स्ट फेज पंजाब, या का एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है जी, फर्स्ट फेज में कौन कौन था, तो इसमें आपके पंजाब तक ग्रो हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा, ये वाली स्टेट जिनके पास पैसा था, जिनके पास पहले से ही लैंड अच्छे थे और सॉइल अच्छी थी और इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी थी, जिनके पास केमिकल फर्टिलाइजर के पैसे थे, जिनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उन्होंने ये सीड्स खरीदे और उनकी तरक्की हुई, इन वाली स्टेट्स की। फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ, बाकी लोगों ने तरक्की करी। तो 70s और 80s, 1970 और 90s 80s के आसपास बहुत ज्यादा नंबरों पे स्टेट्स पे हुआ और बहुत अदर स्टेट्स तक भी जाके क्या ये ग्रीन रेवोल्यूशन फैला और आपने पूरे इंडिया में ग्रो किया। अब इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, इसको मैं रब करने लगा, आप लोगों ने अगर नोट करना है तो नोट कर लो, वैसे इसमें कुछ खास नोट करने वाला है नहीं, बुक में बड़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो करना है वैसे मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसे जैसे ये पॉइंट्स में लिखा गया, पॉइंट्स में लिखना चाहते हो, एक नोट्स बन जाते हैं, कभी याद करने में अगर पैराग्राफ, जिन बच्चों को थ्योरी याद नहीं हो पाती जल्दी से, तो फटाफट से पॉइंट्स को लर्न कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक आंसर आपके मन में ऑलरेडी बन जाता है, तो इन्हीं पॉइंट्स को मिला के एक पैराग्राफ बना के आप लोग आंसर लिख लेते हो कई बार, तो एज अ नोट्स इसको नोट करना है, ठीक है, वरना बुक में तो मार्क है ही है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है जी, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो अभी कल ही हमने टेस्ट चेक किए हैं बच्चों के, तो बच्चों को इफेक्ट्स और रीजन का मतलब ही नहीं पता, जबकि आप लोग 12th में आ गए हो। इफेक्ट्स होते हैं कोई चीज होने के बाद उसका रिजल्ट, इफेक्ट्स का मतलब होता है उसका रिजल्ट। ऑब्वियसली अगर इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाएगा तो इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद, कोई चीज का रिजल्ट तो उसके बाद आता है ना, तो इफेक्ट्स मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकला, उसके इफेक्ट क्या निकले। एडवर्स इफेक्ट मतलब नेगेटिव, गलत इफेक्ट, गलत रिजल्ट निकले, और पॉजिटिव इफेक्ट मतलब पॉजिटिव रिजल्ट निकले। और रीजन जो होता है ना, रीजन हमेशा पहले होता है। व्हाट वाज द रीजन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? रीजन ये था कि हमारे देश में प्रोडक्टिविटी लो थी, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेने से, आने से पहले किसी भी चीज का रीजन जो होता है ना वो पहले होता है, और उसका इफेक्ट जो होता है उसके बाद होता है। तो कई बार बच्चों से क्वेश्चन इफेक्ट का पूछा जाता है, बच्चे रीजन लिख के आ जाते हैं। या कई बार मैंने जो कल टेस्ट चेक किया उसमें मैंने ये देखा कि बच्चों ने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन लिखा है, ये नहीं देखा कि इफेक्ट मांगा है, रीजन मांगा है, या क्या उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस मांगी है या लिमिटेशन मांगी है, बस वर्ड देखा ग्रीन रेवोल्यूशन, उसी का पूरा आंसर चेप दिया। तो वहां पे उनके मार्क्स कट गए। क्यों? क्योंकि मांगा इफेक्ट क्या था, लिख दिया रीजन, या लिख दी लिमिटेशन, या लिख दी उसकी इंपॉर्टेंस। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि एग्जैक्टली मांगा क्या चीज गया है। एक क्वेश्चन था लो लेवल प्रोडक्टिविटी, आपके बुक में पॉइंट बकायदा दिया हुआ है, लो लेवल प्रोडक्टिविटी कैसे कैसे, 2 पॉइंट्स दिए हैं। सब बच्चों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया उसके अंदर। मेरे को मतलब आप लोगों ने सिर्फ ये देखा एग्रीकल्चर वर्ड आएगा, एग्रीकल्चर का आंसर पेल दो, हैंडीक्राफ्ट वर्ड आएगा तो उसका आंसर पेल दो। ये नहीं करना आपने इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में खासकर, कि मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन लिखा आ जाएगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा आपको मैं 1 पेज का आंसर मार्क करके दूंगा, आप सारा का सारा लिखा होगा क्या? ऐसा नहीं होता है।
जो आपसे पूछा जा रहा है आपने वही चीज लिख के आनी, क्वेश्चन को मतलब समझना है और उसका आंसर उस हिसाब से लिखना है। जिनको नहीं समझ आता वो मेरे से फोन पे पूछ लिया करो, मैं कितनी बार तो कहता हूँ मेरे से डाउट्स पूछा करो। अब ग्रीन रेवोल्यूशन लिखा आएगा तो पूरा आंसर में पेल के आ जाना, जितना मांगा जाए उतना ही लिख के आना। अटेनिंग मार्केटिंग सरप्लस, अब इसका क्या हुआ, देखो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया तो हमारे पास क्या आया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आई। अब हमने पढ़ा था कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तभी अच्छे से यील्ड देगी जब इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होगी, साथ में फर्टिलाइजर्स और टूल्स वगैरह, एक्सेसरीज, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। जब ये सब कुछ मिल जाएगा एक फार्मर को तो ऑब्वियसली फूड ग्रेन की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पैदावार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हमारे देश में सेल्फ सफिशिएंसी आएगी। तो हम क्या करेंगे, मार्केटेबल सरप्लस, इस कंडीशन में आ जाएंगे। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, जितना हमको जरूरत है उससे ज्यादा पैदा करेंगे और मार्केट में बेचेंगे। पहले क्या हम कर रहे थे कि जितना हमको जरूरत है उतना ही रोटी बनाते थे, उतनी ही खाते थे, लेकिन जब हमारी पैदावार बढ़ी तो हमारे दिमाग में लालच आया कि यार मेरे को अगर 2 रोटी की भूख है, मैं 2 रोटी ना बना के 10 रोटी बनाता हूँ, तो उसमें क्या है कि 8 रोटियां मैं मार्केट में बेच दूंगा। Growth in agricultural output makes a difference to the economy only when large proportion of this increase sold in the market। वही मार्केट में बेच लो, कमर्शलाइजेशन ऑफ हुआ बेसिकली। और सरप्लस मतलब कि जितनी मेरी जरूरत इतनी थी लेकिन मैंने इतना बनाया क्योंकि बाकी मैंने मार्केट में बेच दिया, और ये सारा पोर्शन ये मेरी सेल्फ सफिशिएंसी थी और ये मेरा सरप्लस था। जितनी मेरी जरूरत से ज्यादा, ये सेल्फ सफिशिएंसी होगी, जितनी मेरी जरूरत से ज्यादा था वो मेरा सरप्लस था, वो मेरे को नहीं चाहिए था, मैंने मार्केट में बेच के उससे क्या करा, पैसा कमाया, और उस पैसे से मैंने क्या किया, फर्टिलाइजर्स खरीदे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीदे, आगे आगे हर साल मेरा काम बढ़ता गया। Fortunately, good proportion of rice and wheat produced during the green revolution period was sold by farmers in the market। तो इससे क्या हुआ कि राइस एंड व्हीट की प्रोडक्शन मार्केट में बढ़ गई, हमारा इंडिया राइस और व्हीट में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, हमको बाहर से मंगाना नहीं पड़ा। तो बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, तो बफर स्टॉक बनना शुरू हो गया। बफर स्टॉक हम आपको पढ़ाया गया था 11th में, जब वो प्राइस सीलिंग एंड प्राइस क्या था वर्ड नाम दिमाग में, प्राइस सीलिंग था, एक और वर्ड था वो, उसके हिसाब से बफर स्टॉक बनता था, दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तो बफर स्टॉक बताया था जो भी एक्स्ट्रा आपका स्टॉक होगा, अगर गवर्नमेंट आपको अगर आपको मार्केट में आपने अनाज बनाया, व्हीट बनाया, मार्केट में रेट गिर गया है और आपको मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिल रहा अपने व्हीट का, तो गवर्नमेंट आपसे सारा का सारा व्हीट खरीद लेगी ऊंचे दाम पे। उसको कहते हैं मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी कहते थे उसको। तो जब गवर्नमेंट आपका सारा का सारा व्हीट खरीद लेगी ऊंचे दाम पे, तो गवर्नमेंट उसको बफर स्टॉक के उस पर रख लेगी संभाल के कि जब भी देश में व्हीट महंगा होगा तो ये वाला बफर स्टॉक सस्ते रेट पे बेचेगी। ये आपको 11th क्लास का लास्ट चैप्टर जो था प्राइस डिटर्मिनेशन, उसमें लास्ट पॉइंट पढ़ाया गया था, प्राइस सीलिंग वाला पॉइंट आपके पास आया था। तो गवर्नमेंट बफर स्टॉक तब खरीदेगी जब आपके पास सरप्लस होगा, जब आप एक्स्ट्रा स्टॉक मार्केट में बेचोगे। मान लो आपके पास जो व्हीट है, आपका व्हीट जब कॉस्ट वॉस्ट खर्चा वर्चा निकाल के 100 रुपए किलो हुआ, आप चाहते हो इसको 120 रुपए किलो पे बेचना, ठीक है, लेकिन मार्केट में जो रेट है वो है 80 रुपए किलो। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी दिक्कत होगी, 100 रुपए किलो मेरे खर्चा ही लगा है, मेरे को कुछ कमाना भी तो है, तो ये मेरी लागत है, मैं 20 रुपए तो कम से कम कमाऊं, लेकिन मार्केट में तो 80 रुपए का बेच रहा है, मेरे को तो 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, मैं क्यों बेचूं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये मार्केट में ना जाके सारा का सारा स्टॉक गवर्नमेंट ले लेगी ऊंचे दाम पे, गवर्नमेंट आपसे 110 रुपए या 120 पे ही ले लेगी, इससे आपको 20 रुपए का फायदा मिल गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको अपने बफर स्टॉक में रख लेगी, पड़ा रहेगा उनके गोदाम में। जब कभी व्हीट का रेट मार्केट में 80 रुपए था, जब कभी व्हीट का रेट मान लो 160 हो जाएगा और लोग खरीद नहीं पाएंगे, लोग कहेंगे यार आटा बहुत महंगा हो गया, अनाज बहुत महंगा हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यही वाला 120 में जो खरीदा था उसने, यही वाला लोगों को मार्केट में बेचेगी 80 रुपए किलो पे या 100 रुपए किलो पे, मार्केट से 160 रुपए से 100 रुपए किलो में बेचेगी, मार्केट से सस्ता। तो इस तरह गवर्नमेंट को तो घाटा होगा, लेकिन गवर्नमेंट अपना घाटा नहीं देखती। गवर्नमेंट ने पहले यहाँ पे किसान का फायदा सोचा, उससे महंगा खरीदा, और यहाँ पे लोगों का डिमांड सोची, लोगों के बारे में सोचा, पीपल के कंज्यूमर्स के बारे में सोचा, जिनको खाना है वो आटा। तो ये बनाने वाले का भी सोचा गवर्नमेंट ने, या खाने वालों का भी सोचा,
महंगे रेट पे इससे खरीदा और सस्ते रेट पे इसको भेजा। ये हमने 11th में टॉपिक पढ़ा हुआ है डिटेल में, और इसका क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आया होगा। तो जब हमारे देश में हाई यील्डिंग वैरायटीज, हम यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि बफर स्टॉक गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिससे गवर्नमेंट ने किसानों का फायदा भी किया और कंज्यूमर्स का फायदा भी किया। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, लो इनकम ग्रुप्स को बड़ा फायदा हुआ। कैसे पढ़ते हैं अभी। A large proportion of food grain was sold by the farmers in the market. Their price declined relative to the other items of the consumption. The low income groups who spend a large percentage of income food will benefit. अब क्या हुआ, पहले अनाज मिलता था इतना, तो उसका प्राइस क्या था, बहुत ज्यादा, क्योंकि कम चीज थी, डिमांड थी ज्यादा और अवेलेबिलिटी थी कम। अब ये इतना मिलना शुरू हो गया, डिमांड तो उतनी ही थी, तो जब डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, तो प्राइसेस क्या हो गए, फॉल। क्योंकि जितनी पहले चीज कम मिल रही थी, अब चीज ज्यादा मार्केट में आ गई। क्यों ज्यादा आ गई, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। HYV का दूसरा नाम ही ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, मेन ग्रीन रेवोल्यूशन है ही इससे रिलेटेड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से सरप्लस मिला, बफर स्टॉक मिला, तो मार्केट में बहुत ज्यादा अनाज, बहुत ज्यादा आटा मिलना शुरू हो गया, तो उसके प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए। तो जो लो इनकम ग्रुप था, जो गरीब लोग थे या लो इनकम वाले लोग थे, उनको फायदा हो गया, उनका बजट सही हो गया। पहले वो कम खरीदते थे, अब वो पेट भर के खाना खा पाता है। तो इंडिया के अंदर जो भुखमरी थी, धीरे 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 भुखमरी कम हो गई, सबको भरपेट खाना मिलना शुरू हो गया। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे, आपकी बुक में अच्छी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, और अगर वो लैंग्वेज समझ ना आए तो ये वीडियो में से जो मैंने हिंदी में बोला है, इसके नोट्स आप लोग बना लेना, तो आपको समझ आ जाएगा। अब रिस्क, ये तो इफेक्ट्स हो गए। देखो इफेक्ट्स रीजन नहीं होते, बार होता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन का आंसर आएगा। अगर इफेक्ट्स पूछे जाएंगे तो आपने ये लिखना है, इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी तो पिछला वाला पॉइंट लिखना है, फीचर्स पूछे जाएंगे तो पिछला वाला जो मैंने मिटाया वो लिखना है। अब मैं लिखने लगा रिस्क, जो मांगा जाएगा आपने वही लिखना है। पता नहीं ग्रीन रेवोल्यूशन का आंसर देख के सारा मत लिखाना। अब ये हमने लगा दिया, इससे ये हमको फायदा भी हुआ। अच्छा, इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी तो भी आपने यही लिखना है, इंपॉर्टेंस के, उससे ये फायदा हुआ। अब रिस्क क्या था, रिस्क ये था कि जो ये वाले सीड्स होते हैं ना, पेस्ट अटैक, ये वाले सीड पे ना कीड़ा बड़ी जल्दी लगता है, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे फार्मर के लिए पेस्ट अटैक का होता है, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, दीमक लग जाती है इन पे, जिससे क्या होता है ये खेती को खराब कर सकते हैं। तो उसके लिए पेस्टिसाइड खरीदने पड़ते हैं, इंसेक्टिसाइड खरीदने पड़ते हैं। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा, इरिगेशन का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा, ये सीड ऑलरेडी नॉर्मल सीड से महंगे, ये वाला खर्चा, फिर पेस्टिसाइड लो, इंसेक्टिसाइड लो, तो इसको ये खेती करना में फायदा तो था कि यील्ड बहुत अच्छी होगी और प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, सॉइल अच्छा होगा, पैसा ज्यादा कमा सकते हो आप, फूड ग्रेन ज्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन पेस्ट का खतरा इसमें ज्यादा था। नॉर्मल सीड्स में, जो पुराने सीड्स है, उसमें पेस्ट का खतरा इतना नहीं होता था। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी कैसे, कि जो लोग ये अफोर्ड कर पा रहे हैं सामान, वो लोग अफोर्ड करेंगे, पेस्टिसाइड लेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर लेंगे, ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी लो की लो ही रहेगी, और वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। तो इससे क्या हुआ, मान लो मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, मैंने पहली बार ये खरीदा, तो मेरी पहली बार खरीदने से मेरी इनकम क्या हुई, बढ़ गई, क्योंकि मैंने इसको खरीदा, खर्चा वर्चा किया, पैसा लगाया, तो मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई, प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई तो मेरी फसल अच्छी हुई, फसल अच्छी हुई तो मेरी मार्केट में जो मेरा जो वीट था अच्छे दाम पे बिका, तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो मेरी इनकम इंक्रीज हो गई। जब मेरी इनकम इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई, तो फिर ऑब्वियस बात है मैं दोबारा लोकल सीड तो लूंगा, दोबारा से मैं यही लूंगा अगले साल भी, तो मैं साल टू साल मेरी इनकम बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और मैं ऊपर 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 ग्रो करता गया, क्योंकि मैं हर साल यही चीजें लेता हूँ, मेरी हर साल पैदावार अच्छी होकर मेरी इनकम बढ़ती गई। लेकिन जो गरीब था, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा ये, उसकी तो मार्केट की जो उसकी जो फसल की क्वालिटी थी, उसकी जो ग्रेन्स की क्वालिटी थी बहुत बेकार थी, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं थी। आप भी अगर चावल और खरीदने जाओगे, आटा खरीदने जाओगे, तो एक ही क्वालिटी का नहीं मिलता, आपको बहुत सारी क्वालिटी का मिलता है, इन्फीरियर क्वालिटी भी होती है एंड सुपीरियर क्वालिटी भी होती है। तो जिनके पास ये सीड्स अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, उनकी क्वालिटी इन्फीरियर मानी गई, और उनसे लोगों ने कम लेना शुरू किया, खाली गरीब तबका लेना, नॉर्मल लोग नहीं लेते उनसे, तो उससे उनकी इनकम क्या हुई, गिरनी शुरू हुई।
एक साल गिरी, अगले साल गिरी, अगले साल गिरी, तो अमीर और अमीर होता गया और गरीब होता गया, तो इनकम इनइक्वालिटी इससे देश में बढ़नी शुरू हो गई। तो ये रिस्क के अंदर आपके दो चीजें आएंगी, इफेक्ट्स और इंपॉर्टेंस के अंदर भी आपकी ये चीज आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि ये रिस्क तो थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए कि इनकम इनइक्वालिटी को कम किया जाए। ये जो पॉइंट मैं बताने लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में इंपॉर्टेंट लिख दिया है। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो स्मॉल फार्मर्स थे, देखो यहाँ पे ये वाली चीज कैसे ठीक कर लोगे आप, ये ठीक कर लोगे पेस्टिसाइड लेके, ठीक है। अब ये भी तो ठीक करनी है, तो इसके लिए स्मॉल फार्मर्स को क्या दिया गया, लोन एट लो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट और लोन आप लोग पढ़ चुके हो मनी बैंकिंग में। तो गवर्नमेंट ने छोटे फार्मर्स को लोन दिया, बड़े फार्मर्स को भी दिया, लेकिन बड़े फार्मर से इंटरेस्ट ब्याज ज्यादा लिया और स्मॉल फार्मर्स को लोन दिए बहुत कम ब्याज पे। तो इससे क्या होगा, स्मॉल फार्मर्स का लोन हुआ तो मतलब पैसा आया तो उन्होंने ये खरीदा और उसको बोला गया कि जब तू लो इंटरेस्ट रेट पे, मतलब बहुत कम ब्याज, मामूली सा ब्याज देना पड़ेगा, तो तू पैसा ले और ये ले और ये ले और ये ले और ये ले, ये चार चीजें ले और अपनी खेती को इम्प्रूव कर, तो उसकी इनकम बढ़ेगी। जब उसकी इनकम, मान लो उसकी इनकम ज्यादा बढ़ गई तो छोटा सा इंटरेस्ट रेट दे देगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खर्चा बढ़ा लेकिन इनकम ज्यादा बढ़ गई। हम लोग भी ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा खर्चा बढ़ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इनकम तो बढ़ रही है तो काम बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट ने ये इनकम इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए स्मॉल फार्मर्स को लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द गवर्नमेंट रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम अक्रूड ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो गवर्नमेंट ने स्मॉल फार्मर्स को, ये आता है क्वेश्चन, कई साल से मैं देख रहा हूँ उसको, क्योंकि ये पहले बुक 11th में थी, तो 11th में हम लोगों ने कई बच्चों के स्कूल में देखा था। लास्ट ईयर बोर्ड के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एज अ रिजल्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स। रिच फार्मर्स के पास पैसा था, वो ऑलरेडी वो लेके अमीर बन गए और देश की तरक्की हुई, और स्मॉल फार्मर्स को गवर्नमेंट ने लोन दे दिए कि आप लोन लो और अपनी पैदावार बढ़ाओ और अपना सब कुछ ठीक करो। जो नेक्स्ट पॉइंट ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आता है, जो हमारे टॉपिक का लास्ट पॉइंट होगा, सब्सिडीज। सब्सिडीज होता है कि ऑलरेडी आपको कोई चीज 100 रुपए के अंदर मिल रही है, उसकी जो रेट है वो 100 रुपए में है, और गवर्नमेंट गरीब लोगों को क्या कहती है कि आपको हम ये वाली चीज जो देंगे वो 30 रुपए में दे देंगे। तो 70 रुपए का जो डिफरेंस होगा वो है आपकी सब्सिडी। तो गवर्नमेंट ने 70 रुपए की सब्सिडी दी ताकि आपको 30 रुपए, मतलब कि जो कंपनी से जो चीज निकली है वो 100 रुपए की है, तो कंपनी तो मानती नहीं है, कंपनी कहती है मैं तो 100 रुपए लूंगी, तो गवर्नमेंट कहते ठीक है भैया तू 100 रुपए ले। गरीब आदमी, मैं अगर गरीब हूं तो मैं 30 रुपए दूंगा और गवर्नमेंट उसको 70 रुपए दे देगी। तो ये 100 रुपए पूरे कैसे किए गए, 30 रुपए मेरे से लिए गए और 70 रुपए गवर्नमेंट से लिए गए। तो गवर्नमेंट ने 70 रुपए दिए, इस जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है इसको कहते हैं सब्सिडी, ठीक है जी। तो अब ये सब्सिडी गवर्नमेंट गरीब लोगों को देती है ताकि वो कोई चीज नहीं खरीद पा रहे हैं अगर, तो सस्ते दाम पे खरीद ले और जो प्राइस का जो फर्क होगा वो गवर्नमेंट कंपनी को पे कर देगी। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के कुछ सामान के लिए सब्सिडी दी। सब्सिडी क्यों दी, पहले इसको पढ़ते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी खरीदनी थी। अब क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से नए फर्टिलाइजर्स, नए नए ट्रैक्टर्स, नई नई मशीनें हार्वेस्टिंग की आनी शुरू हुई, नए नए सीड्स आए, तो लोगों के पास पैसा कम था, लोन तो गवर्नमेंट दे रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना फर्टिलाइजर्स और ट्रैक्टर्स और ये जो खेतों का सामान है, तो नई टेक्नोलॉजी का सामान है, इस पर सब्सिडी देते हैं तो लोगों को सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी पैसे गवर्नमेंट भर देगी तो लोगों के पास सस्ते दाम पे पहुंचेगा, लोग उसका फायदा उठा सकेंगे। और HIV सीड्स वगैरह देनी पड़ेगी, तो लोगों को नई टेक्नोलॉजी, HIV टेक्नोलॉजी के लिए, जिसको हम HIV टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसके लिए पैसा मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट का मेन रीजन था। तो ये तो हुआ सब्सिडी देनी कहां पे थी। अब इसके अंदर दो बातें होगी, कई इकोनॉमिस्ट जो थे वो सब्सिडी के फेवर में थे कि सब्सिडी देनी अच्छी बात है, लोगों को फायदा होगा, और कई इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये सिर्फ पैसे की वेस्टेज है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हम दोनों के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, पहले हम फेवर के पढ़ लेते हैं, फिर हम अगेंस्ट के भी पढ़ लेंगे कि जो लोग फेवर में थे तो उनका कहना क्या था। तो जो लोग फेवर में थे उनका कहना था गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद सब्सिडीज एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी रिस्की। वो कहते हैं जो फार्मिंग है ना बहुत रिस्की बिजनेस है, क्योंकि किस पे डिपेंड होता है, मॉनसून पे, गर्मी पे, बारिश पे, सर्दी पे।
तो अगर मौसम सही है तो फार्मिंग सही है, अगर मान लो बारिश ज्यादा आ गई तो खराबी है, बारिश कम आ गई तो खराबी है, तो फसल खराब हो जाती है। कि एक फार्मर जो खेती फार्मिंग करता है तो बहुत रिस्क लेके करता है और 6 महीने बाद का प्लानिंग करके करता है। अगर बीच में 6 महीने के अंदर अंदर फसल खराब हो जाए, किसी भी रीजन से खराब हो जाए, बाढ़ आ जाए और इंसेक्ट्स ज्यादा आ जाए, पेस्ट ज्यादा आ जाए, एनिमल ज्यादा खराब कर दे, चोरी चकारी हो जाए, बारिश ज्यादा आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो कह रहे बहुत रिस्की है। तो उसलिए उसको फायदा देने के लिए सब्सिडीज देते रहो, कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि बहुत रिस्क लेके काम कर रहा है, बहुत महंगी महंगी टेक्नोलॉजी ले रहा है, तो उसको सस्ते रेट में मिलेगी, उसका नुकसान कम होगा। तो उसको सब्सिडी दो कि सब कुछ सस्ते रेट पे खरीद सके, तो उसका नुकसान, अगर कोई चीज रिस्की होगी, कोई चीज खराब होगी, तो नुकसान भी कम से कम होगा, क्योंकि उसकी लागत कम लगी होगी। दूसरा पॉइंट का, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर वेरी पुअर, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज। कि जो हमारे देश के फार्मर्स है वो क्या है, पुअर है, पुअर फार्मर्स है। और मेजोरिटी कह रहे हैं जो रिच फार्मर्स है वो भी है, लेकिन वो मेजोरिटी नहीं है, वो बहुत कम है। तो पुअर फार्मर्स मेजोरिटी में, ज्यादातर तादाद में पुअर फार्मर्स है, तो उनको सब्सिडीज की बहुत जरूरत है, तभी हमारे देश की तरक्की हो पाएगी। कि अगर किसान अच्छी फसल पैदा करेगा तभी देश की तरक्की होगी। Eliminating subsidies will increase the income inequality between rich and poor farmers, will violate the, ठीक है। अगर सब्सिडीज है तो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आ सकता है, इक्विटी जिसको कहते हैं, हम कई बार इक्विटी पढ़ चुके हैं। इक्विटी होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो अगर इक्विटी बढ़ेगी तो इनइक्वालिटी इनकम घटेगी। तो जो हमने अभी पढ़ा था कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है, तो उसको गैप कम करने के लिए हम सब्सिडी देंगे, लेकिन सिर्फ किसको देंगे, सिर्फ पुअर फार्मर्स को देंगे। कि जो रिच फार्मर्स है वो तो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, वो तो अपना खर्चा करे, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ले, लेकिन जो पुअर फार्मर है वो वही चीज 30 रुपए में लेगा। तो इससे क्या होगा, इसके जो 70 रुपए हैं वो क्या हो गए, सेव हो गए, बच गए, इसके सारे के सारे खर्च हो गए, तो इसके पैसे कम हो गए, इसके 70 रुपए बच गए, इसके पैसे बढ़ गए, इसके 100 रुपए कम हुए, इसके 70 रुपए बढ़ गए। तो इससे क्या होगा, कुछ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम घटेगी, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आ जाएगा। सब लोग, अमीर और अमीर नहीं होगा और गरीब नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिन लोगों ने कहा कि सब्सिडी देनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फार्मर एक रिस्की चीज कर रहा है तो उसको फायदा मिलना चाहिए। पुअर फार्मर्स को सब्सिडी मिलना, उसके पैसे बचेंगे, उसकी गरीबी कम होगी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट जो थे सब्सिडीज के अगेंस्ट भी थे, तो उसको भी पढ़ लेते हैं कि क्यों क्यों अगेंस्ट थे। जो अगेंस्ट थे उन्होंने पहला पॉइंट दिया कि आप यार सब्सिडी आपने क्यों दी थी, सब्सिडी दी थी ताकि हम हाई यील्डिंग वैरायटी के टेक्नोलॉजी यूज कर सकें और इसके सीड्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीद सकें। तो कह रहे हैं कि जब सबने खरीद लिए और उसके बाद से उनको फायदा होना शुरू हो गया, उनकी सॉइल भी अच्छी हो गई और वो हर साल वो अमीर बनने शुरू हो गए, उनको इतने पैसे होते हैं कि वो ये सब खरीद सके। क्योंकि पहले पहले लोग गरीब होते हैं, उनको जब आप पैसे दे दोगे वो 1 साल खरीद लेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, अगले साल खरीद लेगा और इनकम बढ़ेगी। जब 4-5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल हो गए, वो हर साल ये खरीद रहा है, उसकी इनकम और बढ़ चुकी है, अब वो लो इनकम ग्रुप से मिडिल इनकम ग्रुप पे पहुंच गया और मिडिल इनकम वाला रिच पे पहुंच गया। कह रहा है फिर इसको कंटिन्यू मत करो, इसको बंद कर दो, सब्सिडी देना आप बंद कर दो, क्योंकि उसका जो पर्पस था वो सॉल्व हो चुका है। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा कि पर्पस सॉल्व हो गया है, कि लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए हैं और लोग मशीनरी खरीद रहे हैं, चाहे उनके पास पैसा है, चाहे लोन लेके खरीद रहे हैं, जैसे मर्जी खरीद रहे हैं, तो उसका पर्पस सॉल्व हो चुका है। तो गवर्नमेंट अपना खर्चा करना फालतू का बंद करे। तो दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा वाला, कि जो इसका फायदा था वो पुअर को नहीं मिल रहा था, फायदा किसको मिल रहा था, रिच फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। कि इसका फायदा हमने किया था कि पुअर फार्मर को मिले सब्सिडीज का, लेकिन फायदा किसको मिल रहा था, रिच फार्मर्स को और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। कैसे, क्योंकि जब खेती बाड़ी की जाती है ना, तो आपको रिच फार्मर कौन है और गरीब फार्मर कौन है पता नहीं लगता, क्योंकि उनका इनकम ग्रुप तो है नहीं, कोई इनकम सर्टिफिकेट तो उनका बनता नहीं, आईटीआर तो उन्होंने कोई नहीं भरनी ऐसी, क्योंकि खेती पे टैक्स माफ होता है। तो रिच फार्मर कौन है, गरीब फार्मर कौन है पता नहीं लगता। तो रिच फार्मर भी इसका सब्सिडी का फायदा उठा रहे थे और अमीर बनते जा रहे थे। तो ये जो हमारा पॉइंट था कि रिच फार्मर को सब्सिडी नहीं देंगे, वो सॉल्व ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाया। तो रिच फार्मर भी सब्सिडी लेके और अमीर बनने शुरू हो गए और गरीब को इतना फायदा नहीं हो रहा था। अब ये सब्सिडी थी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की चीज 100 रुपए की थी, अब वो चाहे रिच लेगा तब भी 100 रुपए की बिकेगी, अगर पुअर लेगा
तो इसको तो 100 रुपए की बिकी, इसको 30 रुपए की बिकी, लेकिन गवर्नमेंट ने 70 रुपए दिए, पुअर ने 30 रुपए दिए प्लस गवर्नमेंट ने 70 दिए, इसके पास तो पूरे 100 रुपए पहुंच गए वापस। 100 रुपए की चीज के इसको तो 100 रुपए मिले, तो इसको क्या फायदा हुआ? इसको फायदा ये हुआ कि इसकी सेल बढ़ गई मार्केट में, क्योंकि सब लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स देने शुरू कर दिए, अच्छी कंपनी के फर्टिलाइजर देने शुरू कर दिए। तो रिच खरीद रहा है चाहे पुअर खरीद रहा है, उसको तो 100 के 100 पूरे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी पूरी करके दे रही है। इसकी सेल बढ़ गई मार्केट में, सब लोगों ने ये वाले फर्टिलाइजर देने शुरू कर दिए, इसकी मार्केट में सेल बढ़ गई और ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का मालिक क्या हो गया? अमीर होना शुरू हो गया। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा, जो अगेंस्ट में थे, कि ऑलरेडी इसको फायदा हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, पुअर को इतना फायदा हो नहीं रहा, तो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट का जो बर्डन है, जो पैसे टैक्स पे सॉरी बजट है जो खराब हो रहा है, तो बर्डन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, ये गवर्नमेंट इनकम कह लो, तो गवर्नमेंट की जो इनकम है उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, तो इस हिसाब से इसको रोक देना चाहिए। आपके बुक में 2 पॉइंट लिखे हैं, तीसरा पॉइंट आपकी पैराग्राफ में लिखा है, इसको आप तीसरा पॉइंट बना लेना। तो ये कुछ पॉइंट से सब्सिडीज देनी चाहिए और क्यों रोक देनी चाहिए, कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जो आपकी बुक में है क्रिटिकल अप्रेजल। अब देखो क्रिटिकल अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बच्चों का अभी तक आप लोग 12th में आ गए, आप लोग को मतलब नहीं पता। क्रिटिकल होता है अगेंस्ट, इसे कहते हैं क्रिटिकल, और अप्रेजल होता है उसकी फेवर में। तो क्रिटिकल अप्रेजल क्या हुआ कि एग्रीकल्चर से क्या क्या फायदे हुए, और सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए, ये इकट्ठे देखते हैं। फायदे, क्रिटिकल अप्रेजल मतलब उसके फायदे देख रहे हैं लेकिन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यार फायदा तो हुआ लेकिन ये नहीं हुआ। हम लोग ये कहते हैं यार तूने काम तो बहुत बढ़िया किया लेकिन ये कमी रह गई, तो अच्छे कामों में कुछ कमियां निकालना, वो कहते हैं क्रिटिकल अप्रेजल। तो कई बार ना बुक में सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकली अप्रेज करो या क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखो, तो बच्चे फटाफट से इंपॉर्टेंस, फायदे, पता नहीं क्या क्या लिख के आ जाते हैं। तो जब तक आपको क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं आपको तब भी कहता हूँ नेक्स्ट टेस्ट इस चैप्टर का हो या किसी भी चैप्टर का हो, आप क्वेश्चंस जरूर पढ़ा करो, और अगर आपको उसका मतलब समझ आ नहीं रहा कि उसमें आंसर लिखना क्या है, तो आप मेरे से फोन पे या व्हाट्सएप पे जरूर पूछो कि सर इसमें क्या लिखना आएगा। कई बच्चों ने मेरे से पूछे, ये वाले टेस्ट से पहले पूछा था इसमें क्या लिखना है उसमें क्या लिखना है, तो उनका उससे उस चीज का फायदा मिला, उनके मार्क्स भी अच्छे आए हैं, आप लोगों ने देख ही लिया। जिन्होंने नहीं पूछा, ऐसी रट्टे मार लिए, ऐसी लर्न कर लिए, उन्होंने रीजन में इफेक्ट लिख दिया, इफेक्ट में इंपॉर्टेंस लिख दी, इंपॉर्टेंस में लिमिटेशन लिख दी। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी ना बहुत टेढ़ी थी। अब एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था डिफेंड और रिफ्यूट, एक लाइन दी गई थी, ठीक है। डिफेंड का मतलब होता है कि आप इसके फेवर में बात करो, फेवर। रिफ्यूट मतलब इसके अगेंस्ट बात करो। अब लोगों को मतलब ही नहीं पता कि डिफेंड का मतलब क्या है, रिफ्यूट क्या है। कई लोगों ने लिख दिया हाँ जी हम इसको डिफेंड करते हैं मतलब इसके फेवर में, हाँ जी हम इसको डिफेंड करते हैं क्योंकि ये गलत है। और अगर फेवर में तो गलत कैसे है फिर वो, फिर तो रिफ्यूट हुआ ना। लिख दिया डिफेंड और आंसर रिफ्यूट में लिख दिया, कई लोगों ने लिखा रिफ्यूट आंसर डिफेंड में लिख दिया। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, मैं इस वीडियो में बार बार उस टेस्ट की कर रहा हूँ कि हम लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहना। अगर मुश्किल मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं तो टेस्ट की प्रिपरेशन के टाइम मेरे से पूछ लेना कि इसमें क्या आंसर आना है, वरना आप लोग के मार्क्स गलत आएंगे। क्रिटिकल अप्रेजल निकालना मतलब उसकी तारीफ करना, लेकिन साथ में कमियां भी बताना कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया लेकिन ये थोड़ी सी कमी रहेगी, ये थोड़ा सा नुकसान भी कर दिया तूने, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल अप्रेजल। तो ऐसे क्या क्या काम हुए? तो पहला पॉइंट है इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट अंडरटुक वेरियस मेजर्स टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म मेजर्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। तो सबसे पहला क्या फायदा हुआ? एक तो लैंड रिफॉर्म हुआ एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये 2 पॉइंट पढ़े हमने, पिछली क्लास में लैंड रिफॉर्म पढ़ा थे और इस क्लास में ग्रीन रेवोल्यूशन। इससे क्या हुआ? हमारी खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। Between 1950 and 1990, there had been substantial increase in agricultural productivity. As a result, green revolution, India became self-sufficient. तो क्या हुआ? Increase in productivity. तो इससे क्या हुआ? सेल्फ सफिशिएंसी आई। हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, हमको बाहर के देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ा, हमारा पैसा हमारे देश में रहा, ठीक है। और क्या हुआ? एबोलिशन। बुक में पॉइंट्स थ्योरी में लिखे हैं, आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे पॉइंट्स बना लो इसके। जब आप लोग इसके पॉइंट्स बना लोगे तो आपको याद करने में परेशानी नहीं आएगी। एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम,
प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी बिटवीन 1950 and 1920 declined significantly but not the population depending on it. कह रहा है कि जो जीडीपी था वो कम हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम हुई, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज्यादा हुई. द प्रोडक्शन proportion of GDP contributed by agriculture declined significantly but not the population depending on it. तो जीडीपी क्या हुई हमारी, जीडीपी जो एग्रीकल्चर की थी ना वो डिक्रीज हो गई. अब आप लोग बोलोगे सर ये तो गलत हो गया कि हमने तो सोचा कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. देखो प्रोडक्टिविटी अलग चीज है और प्रोडक्शन अलग चीज है. तो जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का जो पोर्शन था वो कम हुआ, लेकिन ऑल ओवर जो पूरे देश की तरक्की हुई वो जरूर हुई. बट जो पॉपुलेशन थी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने वाली थी वो तो कम नहीं हो रही ना, क्योंकि देखो खाना सबने खाना है. फार्मर भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, इंडस्ट्रीज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, हम लोग भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. क्योंकि अगर अनाज या दाल रोटी चावल नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या, और दाल रोटी चावल कहाँ से आएंगे, एग्रीकल्चर से. कह रहे हैं कि जीडीपी इतनी नहीं बढ़ी लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा उस हिसाब से बढ़ गई उसकी. तो ये पॉइंट आप लोग अगर नहीं समझ आता आप लोग को तो आप लोग उसको छोड़ भी सकते हो. एक पॉइंट कोई ऐसी बात नहीं है, सारे पॉइंट नहीं पूछे जाएंगे. अराउंड 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन continue to be employed in agriculture even till 1990. कि 1950 में जब देश आजाद हुआ था तो कितना था, 85% लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे. तो 1990 तक ये लोग 65% तक थे. मतलब कि कम तो हुए लेकिन फिर भी 65% भी देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है. तो 65% लोग फिर भी एग्रीकल्चर के अंदर ही लगे रहे और काम करते रहे. तो इसमें देखो कुछ ये देखो ये क्रिटिकल अप्रेजल हुआ. लोग एग्रीकल्चर के घटे जरूर, क्योंकि 20% लोग जो कम है वो इंडस्ट्रीज में चले गए होंगे, शहरों में चले गए होंगे काम करने के लिए. तो ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आपके एग्रीकल्चर में 5 लोगों की जरूरत है और आप 10 लोग काम कर रहे हो तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है. लास्ट टाइम पढ़ा था. तो क्या हुआ कि 5 के 5 लोग ही काम करने लग पड़े और 10 जो एक्स्ट्रा 5 लोग थे वो यहाँ से गायब हो गए और शहरों की तरफ कोई फैक्ट्रियों में या किसी दुकानदारी में काम करने चले गए. तो इससे क्या हुआ कि लोग जगह जगह बटे और पूरे देश की बराबर से तरक्की हुई. जिसको जहां पे काम मिल रहा है उसने वहां पे काम के फालतू के एक्स्ट्रा जो बर्डन था एग्रीकल्चर में, फालतू के लोग जो घुसे हुए थे वो लोग निकल गए. तो इससे फायदे. इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर वाज रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ पॉलिसीज. लेकिन गवर्नमेंट कह रही थी कि अभी भी 65% जो है ये है तो फायदा, पर ये अभी भी बहुत ज्यादा है, ये और कम होना चाहिए. कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर अभी 65% लोग हैं, ये बहुत ज्यादा है, तो ये और कम होना चाहिए. तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि गवर्नमेंट ने सोचा था कि अगर हम HYV टेक्नोलॉजी देंगे, ये वाली टेक्नोलॉजी देंगे, जब आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सॉरी तो इसका मतलब ये होता है कि यार कम लोग में ज्यादा पैदावार हो. मतलब लेबर क्या लगे, कम, लेस लेबर. अच्छी टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है लेस लेबर प्रोड्यूसेस मोर, कि कम लेबर लेकिन पैदावार ज्यादा. यही फायदा है ना कि खर्चा कम, लेस लेबर मतलब खर्चा कम और प्रोडक्शन ज्यादा. तो अच्छी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने सोचा कि अच्छे सीड्स आएंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी कर देंगे, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड देंगे, तो कम से कम बंदे लगेंगे एग्रीकल्चर में और ज्यादा पैदावार बढ़ेगी. और जो बाकी जो लोग फ्री होंगे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाके काम करेंगे. लेकिन अभी भी 1990 तक भी 65% थे. तो वो गवर्नमेंट कह रही है कि 20% तो लोग कम हुए हैं, लेकिन ये 20% बहुत कम फायदा हुआ है. तो जितना ग्रीन रेवोल्यूशन से सोचा गया था कि इतना हम खर्चा कर देंगे, सब्सिडीज दे देंगे, सीड्स दे देंगे, टेक्नोलॉजी दे देंगे, तो गवर्नमेंट का अनुमान था कि 65% नहीं 30-35% या 40% के आसपास लोग एग्रीकल्चर में रहेंगे, बाकी सारी इंडस्ट्री में चले जाएंगे. लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना अच्छा नहीं इम्प्रूव हो सका, तो लोगों के पास ऑप्शंस कम थे. अगर इंडस्ट्रीज हमारी अच्छी होती देश में तो लोग फटाफट से यहाँ से हट के वहां चले जाते. तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना इवॉल्व नहीं हो पाया था. दूसरी बात कि ग्रीन रेवोल्यूशन से जो फायदा, जितना फायदा सोचा गया था उतना फायदा नहीं हुआ. तो इसमें कुछ फायदे भी लिखे गए हैं और कुछ नुकसान भी लिखे गए हैं. तो ये हो गया क्रिटिकल अप्रेजल कि फायदा तो हुआ लेकिन ये वाली जो है कमियां रह गई कि गवर्नमेंट ने सोचा था कि यार कम लेबर
ज्यादा बनाएगी। तो यहाँ पे तो 65% अभी भी देश की आबादी एग्रीकल्चर के अंदर है, मतलब ज्यादा लेबर ज्यादा बना रही है, तो ज्यादा बनाने का खर्चा क्या ज्यादा आ रहा है, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। फायदा तब होता है कि आप बनाओ ज्यादा, खर्चा कम हो, वेस्टेज कम हो, टाइम कम लगे। तो ज्यादा बनाने के लिए खर्चा ज्यादा हो गया तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो गवर्नमेंट को लगा गया हमने 40 साल जो किया सिर्फ हमारा पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया, हमने सब्सिडीज भी दी, हमने लोन्स भी दिए, ग्रीन रेवोल्यूशन भी किया, देश की तरक्की तो हुई, प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज हुई, जिम्मेदारी सिस्टम खत्म हो गया, लोगों के मन में एक अवेयरनेस आई, लोगों को जो अज्ञानता थी कि एग्रीकल्चर एक बेकार चीज है, वो उनमें फायदा हुआ, लेकिन उतना फायदा नहीं हो पाया जितना गवर्नमेंट ने सोचा था। अभी भी 65% ऑफ लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, जबकि इससे कम होने चाहिए थे, क्योंकि ऑलरेडी HYV टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये बहुत कम लोगों से अच्छी पैदावार करा सकती थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और अगर चैप्टर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे जितना हो पाए। अगली क्लास में सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वो भी। एग्रीकल्चर टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म है। किसी को कोई भी डाउट हो वो जरूर पूछना, और जो आपको टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं अगले टेस्ट के लिए भी याद रखना।